प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है और कक्षा 12 में भूगोल विषय का वीकली टेस्ट हो चुका है या होने वाला है। इसका जो आंसर है वो तैयार किया गया एक शिक्षक के द्वारा, और जेसीईआरटी द्वारा जब आंसर शीट भेजा जाएगा तो वो आपको DRGP82 क्रोम ब्राउज़र में आपको साइट में ये लिखकर सर्च करना है और वहीं पर आपको जेसीईआरटी द्वारा भेजा गया आंसर मिलेगा, वो पीडीएफ फॉर्मेट में। और जब जेसीईआरटी जब आंसर भेजेगा तब उसको उसमें डाला जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ये टीचर द्वारा तैयार किया गया है। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में पाया जाता है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर पहला का आपका डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है और तमिलनाडु है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। और दूसरा स्थान पर आपका केरल आता है। तमिलनाडु में आपका 48.4% है और दूसरा स्थान पर फिर केरल आता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, मतलब भूमि को उपयोग करने योग्य संवर्ग नहीं है। तो वो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तीसरा का सीमांत भूमि। चौथा है वे स्थान जहां नगर पालिका तथा कंटोनमेंट बोर्ड होता है कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपका प्रशासनिक नगर, ये कहलाते हैं आपका प्रशासनिक नगर। पांचवा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका है वो आपका सिंचाई कहाँ प्रचलित है। तो ये आपका प्रचलित है मेघालय में। ये क्या होता है कि बांस के पाइपों का उपयोग करके स्विंग वाटर का दोहन किया जाता है, मतलब जो पाइप बनता है वो बांस का बनाया जाता है। तो ये होता है आपका मेघालय में। तो यहाँ पर पांचवा का आपका हो जाएगा सी, मेघालय में। छठा है बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है। तो बीटल नामक जो है कीड़ा वो कहवा के बगान में लगता है। कहवा मतलब कॉफ़ी। तो यहाँ पर छठा का आपका हो जाएगा डी, कहवा। में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है। तो यहाँ जो सातवां का हो जाएगा वो सातवां का आपका हो जाएगा सी, मृदा लवणता। आठवां नंबर आपका क्वेश्चन है उस राज्य की पहचान करें जिसमें धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो उगाई जाती है। तो उस राज्य का पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ये तीनों तरह की धान की फसलें उगाई जाती है, मतलब उड़ीसा हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया और असम हो गया। तो यहाँ पर असम केवल ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपका डी हो जाएगा असम। अगर पश्चिम बंगाल भी दिया रहता तो वो सही रहता, उड़ीसा भी सही था। नौवां है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है वो कटक में स्थित है, मतलब कटक उड़ीसा में स्थित है। नौवां का ए हो जाएगा। 10वां है आपका भारत में किस राज्य में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है। तो यहाँ भारत में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है। और वही अगर विश्व में पूछता तो विश्व में आपका जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है बांग्लादेश में, और भारत में आपका पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर को देख लेते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय तथा आय के स्तर के आधार पर क्या स्थिति है, इसी को हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। मतलब इन चीज़ों के आधार पर जनसंख्या की क्या स्थिति है वो दर्शाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कृषि गहनता क्या है। तो
सस्य गहनता या कृषि गहनता का संबंध कृषि भूमि के गहन उपयोग से होता है। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलों को बोकर अधिक उत्पादन प्राप्त करना सस्य गहनता या फिर कृषि गहनता कर सकते हैं। इसको सस्य गहनता को हम लोग कृषि गहनता भी कह सकते हैं। तो वर्ष में अगर एक खेत में एक के साथ 2-3 फसल यदि हम लगाते हैं तो वो कृषि गहनता कहलाता है। अथवा सकल बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अनुपात को सस्य गहनता कहा जाता है। सस्य गहनता या कृषि गहनता का फॉर्मूला है प्रतिशत में सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र। यहाँ निवल मतलब होता है शुद्ध, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं गुना 100। तो ये कृषि गहनता का फॉर्मूला है। उसके बाद आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखे। तो भारत में ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती है। पहला गुच्छित, संकुलित अथवा केंद्रित। ऐसी ग्रामीण बस्तियां जो एक स्थान पर संकेंद्रित होती है, उपजाऊ खेतों के मध्य किसी ऊंचे स्थान पर स्थित होती है और मकान पास पास स्थित होते हैं। इस तरह की गुच्छित या संकुचित अथवा केंद्रित बस्तियां कहेंगे। ख है अर्धगुच्छित अथवा विघटित। तो किसी बड़े गांव से समाज का कोई वर्ग जब किसी मूल कारण से जब गांव से बाहर रहने लगता है तो ऐसी बस्तियां अर्धगुच्छित अथवा विखंडित ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। ग है पल्लीकृत ग्रामीण बस्तियां। तो इस प्रकार की बस्तियां अलग अलग बटी हुई रहती है परंतु वे किस एक के ही नाम से जानी जाती है। घ है परिचित्व अथवा एकांकी ग्रामीण बस्तियां। तो एकांकी बस्तियां जंगलों में दूर दूर झोपड़ियों के रूप में दिखाई देते, ये पहाड़ों पर भी दूर दूर एक एक झोपड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। इनके बीच प्रत्येक झोपड़ियों की दूरी जो होती है वो दूर दूर होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि नगरीय संकुल कई विशेषीकृत नगरों व महानगरों के विकास तथा विस्तार के परिणाम स्वरूप उनके आपस में पर्यायकारात्मक अंतर संबंध बन जाने के कारण विकसित होते हैं। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तथा जनघनत्व भी ऊंचा होता है। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 15 है भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की समीक्षा करें। तो पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारकों में धरातल, जलवायु, मृदा और खनिज प्रमुख है। धरातलीय बनावट जनसंख्या के घनत्व को सर्वाधिक प्रभावित करती है। एक ओर गंगा, यमुना तथा समुद्र तटीय मैदानों में सघन जनसंख्या पाई जाती है तो दूसरी ओर पर्वतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जलवायु की दशाएं भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है। शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में विषम जलवायु के कारण विरल जनसंख्या मिलती है। विरल मतलब कम जनसंख्या। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए आदर्श होती है। कृषि उपज जो होती है वो जीवन यापन व भरण पोषण का मुख्य आधार होती है। अतः जनसंख्या का अधिक जमाव नदियों के उपजाऊ मैदानों में है। खनिजों की उपलब्धता और उन पर आधारित औद्योगिक विकास ने छोटा नागपुर पठार खनिज क्षेत्र में जनसंख्या को आकर्षित किया है। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक कारकों ने सम्मिलित रूप से मुंबई, पुणे के औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और घनत्व को तेजी से बढ़ाया है। आज से वर्षों पूर्व मुंबई क्षेत्र महत्वहीन था, लेकिन यूरोपियन लोगों के आने के बाद इसका महत्व बढ़ता है और धीरे धीरे यह व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र बन गया, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या बढ़ती गई। उपरोक्त कारकों के अलावा जनसंख्या प्रवास भी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे बांग्लादेश आदि विभिन्न पड़ोसी देशों से करोड़ों लोग आकर भारत में बस गए। लास्ट क्वेश्चन आपका भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो इसकी समस्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले सामान्य कारण, जिसमें है पहला पॉइंट भूमि पर जनसंख्या का भार। तो भारत में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि निरंतर
कम होती जा रही है। सन 1901 ईस्वी में जहां कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 2.1 एकड़ थी, आज वह 0.7 एकड़ से भी कम रह गई है। दूसरा है कुशल मानव तो शक्ति का अभाव, मतलब कुशल मानव शक्ति का अभाव। तो भारत का कृषक सामान्यतः निर्धन, निरक्षर एवं भागवादी होता है, अतः वह स्वभावतः अधिक उत्पादन नहीं कर पाता। तीसरा कारण है भूमि पर लगातार कृषि। तो अनगिनत वर्षों से हमारे यहाँ उसी भूमि पर खेती की जा रही है, फलतः खेती की उर्वरा शक्ति निरंतर कम होती जा रही है। उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए समानता ना तो हेर फेर की प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और ना ही रासायनिक खादों का ही प्रयोग होता है। संस्थागत कारण में आपका है खेतों का लघु आकार। तो उपविभाजन एवं अपखंडन के परिणाम स्वरूप देश में खेतों का आकार अत्यंत छोटा हो गया है। परिणामतः आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं हो पाता और श्रम एवं पूंजी के साथ ही समय का भी अपव्यय होता है। दूसरा है अल्प मात्रा में भूमि सुधार। तो देश में भूमि सुधार की दिशा में अभी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रगति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप कृषकों को न्याय प्राप्त नहीं होता है। इसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा है कृषि सेवाओं का अभाव। तो भारत में कृषि सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का अभाव पाया जाता है, इससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। तीसरा कारण है प्रावैधिकी कारण, मतलब इसको हम लोग तकनीकी कारण भी बोल सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है परंपरागत विधियां। तो भारतीय किसान अपनी परंपरावादी दृष्टिकोण एवं दरिद्रता के कारण पुरानी और अकुशल विधियों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन वृद्धि नहीं हो पाती। मतलब हल बैल से ही खेती करते हैं, आधुनिक उपकरण नहीं अपनाते। दूसरा है उर्वरकों की कमी। तो उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, परंतु भारत में गोबर एवं आधुनिक रासायनिक खादों दोनों का ही प्रभाव पाया जाता है। गत वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है। तीसरा है पशुओं की हीन दशा। तो भारत में पशुओं का अभाव तो नहीं है, उनकी अच्छी नस्ल अवश्य नहीं पाई जाती है। अन्य शब्दों में पशुधन की गुणात्मक संतोषजनक नहीं है, अतः पशु आर्थिक सहयोग देने पर कृषकों पर भार बन गए हैं। तो बच्चों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न।